महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार लगातार सवालों से घिरी हुई है तब से ही जब से इस सरकार का गठन हुआ है। चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे के नाम पर एनडीए ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी किसी और को ही दे दी गई। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वैसे ही चुनाव के दौरान तरह तरह के वादे किए गए बीजेपी की तरफ से, कई लुभावने वादे जनता का वोट पाने के लिए। लेकिन जैसे ही फडणवीस सरकार बनी, सरकार का गठन हो गया, उसके बाद सरकार ने इन सभी चुनावी वादों से कहीं ना कहीं किनारा कर लिया, ऐसा देखा गया। और इन सब को लेकर लगातार फडणवीस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। और अब एक बार फिर इस बात की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि एक और योजना पर फडणवीस सरकार की कैंची चल गई है। और ये योजना तो राज्य सरकार की भी नहीं थी, ये केंद्र सरकार की योजना थी जिसे राज्य सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीएम फसल बीमा योजना की। फडणवीस सरकार का फैसला है कि इस योजना को राज्य में बंद किया जाएगा क्योंकि सरकार की तरफ से जो वजह दी जा रही है वो ये दिया जा रहा है कि इस योजना के तहत कई तरह के गलत दस्तावेज दिए गए और गलत तरीके से बीमा के पैसे निकालने की कोशिश की गई। और इसे फडणवीस सरकार की बयानबाजी, ऐसा कहा जा रहा है कि जब सरकार इस योजना को बंद करने पर घिरने लगी तो एक तरह से सरकार ने ये बहानेबाजी की है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे पास मौजूद हैं यश। स्वागत है आपका यश। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो फडणवीस सरकार का ये फैसला है, इससे जुड़ी क्या जानकारी है आपके पास? क्यों सरकार ने इस योजना को बंद किया है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ये केवल और केवल बहानेबाजी है? जी आराधना, जब चुनाव हुए महाराष्ट्र के, तब से जो महाराष्ट्र की सरकार है किसी न किसी विवाद में फंसी हुई नजर आती है। कभी सीएम फेस को लेकर तो कभी किसी योजना को लेकर। हाल ही में लाडकी बहन योजना को लेकर भी काफी विवाद हुआ और सरकार की नीयत पर सवाल उठे। अब नया मामला जो आया है जिसको विपक्ष ने तुरंत उठा लिया और तुरंत वो जो है फडणवीस सरकार को घेरने का काम कर रही है, वो मुद्दा है आराधना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। इसके तहत जो किसान है वो अपनी फसलों का बीमा करवा सकते थे और इसके लिए मामूली ₹1 का शुल्क रखा गया था। इसके तहत अगर किसान क्लेम करता कि अगर उसकी फसल किसी भी त्रासदी में नष्ट हो जाती है, चाहे वो ओलावृष्टि हो, चाहे कोई जानवर चर गए या आग लग गई, तो ऐसे में अगर वो क्लेम करता है उस इंश्योरेंस को, तो जितनों का भी इंश्योरेंस इसमें क्लेम हो सकता था, 6000 करोड़ रुपए की राशि क्लेम कर सकता था पूरे राज्य का किसान। इतनी बड़ी राशि का क्लेम हो सकता था। लेकिन अब अचानक से सरकार ये कह रही है कि हम इस योजना को बंद करने जा रहे हैं। तो सीधे तौर पर इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आपकी तो नीयत ही नहीं थी कि आप किसानों को बीमा की राशि दें। आपने सिर्फ और सिर्फ इस योजना को चुनावी वादे के तौर पर इस्तेमाल किया, किसानों को लुभावने वादे कराए आपने, दिए आपने, ऐसे सपने दिखाए कि हम अगर सरकार में आते हैं तो आपकी फसलों का बीमा करवाएंगे, आपकी फसलों को अगर वो नष्ट होती हैं तो उनको उनकी जो राशि है वो पूरी आपको मिल जाएगी, यानी आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा करके इन्होंने किसानों को साधा और जब किसानों ने वोट देके इन्हें सरकार में बैठा दिया तो अब सरकार अपने हाथ पैर खींच रही है और इस योजना को बंद कर रही है। लेकिन एक हास्यास्पद बात इसमें यह आती है आराधना कि अगर कोई सटीक दलील भी दी जाए तो हजम होती है बात कि चलिए इस वजह से आप इस योजना को बंद कर रहे हैं या ये योजना कारगर साबित नहीं हो रही है या लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है आराधना, किसान तो इसको हाथों हाथ लेने को तैयार है। लेकिन सरकार की दलील क्या है ये आप सुनिए। सरकार का ये कहना है कि 5.61 लाख यानी लगभग 5.5 लाख से थोड़े ज्यादा आवेदन फर्जी आ गए थे। उन बोगस आवेदनों की वजह से हम इसे रद्द कर रहे हैं। उल्टा सरकार ही इसमें गिर गई है। अगर वो ये दलील दे रहे हैं कि फर्जी आवेदन आए, इस वजह से हम इस पूरी योजना को रद्द कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि आपने ऐसा ब्रैकेट खोल के ही क्यों रखा था कि उसमें फर्जी आवेदन आ सके। और चलिए किसी तरीके से फर्जी आवेदन आ भी गए, यानी गलत तरीके से लाभान्वित होने के लिए कुछ आवेदन आए, तो उनको स्क्रूटनी करके हटा दीजिए। यानी जिन्होंने सही आवेदन किया था, जिन किसानों ने, उन्हें आप इस लाभ से क्यों वंचित कर रहे हैं, ये सवाल उठता रहा था। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ छल की बात कह रहा है विपक्ष कि महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ चुनावी वादे के नाम पर ढोंग किया, इस चुनावी वादे को दिखाया, किसानों का वोट हासिल किया और अब जब सरकार बन गई है तो वो इस योजना को वापस ले रहे हैं। और एक दलील ये भी देती है महाराष्ट्र सरकार की, जो हमारे राज्य का खजाना है उस पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ रहा है। तो क्या ये आप पहली बार सरकार संभाल रहे हैं? इससे पहले भी तो आपकी सरकार थी, कि आपको नहीं पता कि किस योजना से सरकार पे बोझ पड़ सकता है और नहीं पड़ सकता है? तो इसके साथ ही साथ आप देखिए, ये पहली बार नहीं है जब किसी योजना को बंद किया गया हो या आनाकानी की हो महाराष्ट्र सरकार ने। आप याद कीजिए, एक बहुत ही ढिंडोरा पीटा गया था लाडकी बहन योजना का। अब लाडकी बहन योजना को लेकर जब वो लोग महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार हुआ और महायुति ने खूब चुनाव प्रचार किया कि हम लाडकी बहन योजना के तहत 1500 की जो राशि है उसको 2500 कर देंगे, तो एक तरह से जैसे किसानों को इस योजना से साधा उन्होंने, अब महिलाओं को इस योजना से साधा। लेकिन जब महिलाओं ने वोट दिया और उन्हें सत्ता पे काबिज करा दिया, तो उसके बाद इन्होंने ये कहा कि हम इस राशि को जो है, एक तो उन्होंने बढ़ाया नहीं, उन्होंने उसको दूसरी योजनाओं में आवंटित कर दिया कि अगर आपको किसी और योजना से 1000 रुपये मिल रहे हैं तो यहाँ से आपको सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे और ऐसे मिला जुला के आपको 1500 रुपये तो मिल रहे हैं ना, तो फिर आप शांत रहिए। यानी
2500 रुपए करना तो दूर, जो 1500 रुपए मिल रहा था उसको भी उन्होंने दूसरी योजनाओं में शिफ्ट कर दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक दलील दिया आराधना कि इसमें अब हम कंडीशंस रखेंगे कि परिवार का कोई एक सदस्य है उसी को मिलेगा, यानी अगर परिवार में 4 महिलाएं हैं और चारों एक तरह से अर्हता रखती हैं, एलिजिबिलिटी रखती हैं, चारों को नहीं, उस परिवार में किसी एक को ही ये राशि मिलेगी। दूसरी चीज़, आपकी परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए। इस तरह की कंडीशंस सेट कर दी गई आराधना। कहीं ना कहीं जो लोग हैं एक तरह से छंटते चले गए इस लिस्ट में, और उसके बाद सवाल उठने लगे महाराष्ट्र सरकार की नीयत पे कि आपकी तो नीयत थी ही नहीं महिलाओं को आर्थिक लाभ देने की, आपने सिर्फ चुनावी वादों का अमली जामा पहनाकर इन वादों को सामने रखा, और अब जब आपकी सरकार बन गई है ये कंडीशंस तब आप जीतने के बाद बता रहे हैं। आपने उस समय जब चुनाव प्रचार चल रहा था तब ये कंडीशंस क्यों नहीं रखी? तो कहीं ना कहीं आराधना इसका जो क्रक्स हम देखते हैं वो यही है कि पहले भी महाराष्ट्र सरकार पे आरोप लगते रहे कि चुनावी वादे थे उसके, जिसमें उसने ये वादा किया था कि हम महिलाओं को लाभान्वित करेंगे, आर्थिक लाभ देंगे या किसानों को लाभान्वित करेंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जब महाराष्ट्र में सरकार बन गई महायुति की, तो अब वो अपने ही वादों से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी फडणवीस सरकार का ये फैसला पूरी तरह से विवादों से घिर गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी हाल ही में खबर आई थी कि फडणवीस सरकार में ही मंत्री और भाजपा नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इन पर आरोप है कि इन्होंने किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाकर 9 करोड़ रुपए की धनराशि का लोन लिया था, और इनके खिलाफ अब अदालत के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। वहीं विपक्ष की मांग है कि तुरंत ही फडणवीस इनसे इनका इस्तीफा मांगे। राधा कृष्ण विखे पाटिल के इस्तीफे की मांग करने की बात उठ रही है, लेकिन इस बीच सरकार को जब इन भ्रष्टाचार की कोशिशों पर रोक लगानी चाहिए तो वहीं दूसरा फैसला सामने आता है कि सरकार योजनाओं पर ही रोक लगा रही है। ऐसे में सवाल बिल्कुल लाजमी है, सवाल उठ रहे हैं, और इन सवालों में फडणवीस सरकार बुरी तरह से घिर गई है। लेकिन उसके लिए परेशानी केवल यही नहीं है, परेशानी एनडीए के सहयोगियों से भी मिल रही है, चुनौतियां मिल रही हैं। एनडीए में लगातार चुनाव के बाद से ही हमने देखा जिस तरह से सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे को मायूसी हाथ लगी, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं वो बीजेपी हाईकमान से नाराज बताए जा रहे थे, और अब अजित पवार को लेकर भी इसी तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। अजित पवार को लगता है कि उनकी शक्तियां कम की जा रही हैं, और ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि अजित पवार भी कहीं ना कहीं हाईकमान से नाराज है। और अब चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के पास घर वापसी भी कर सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं लगातार ही सामने आ रही हैं, लेकिन एक बार फिर इन चर्चाओं को बल मिल गया है, क्योंकि 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस है, और 1 मई को महाराष्ट्र दिवस है, और इस दिवस पर एनसीपी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इस दौरान ऐसा पहली बार होगा जब अजित पवार शरद पवार को पूरे सार्वजनिक मंच पर सम्मानित करेंगे, और शरद पवार को लेकर लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं यश, जिसकी वजह से ये जो चर्चाएं चल रही है कि अजित पवार घर वापसी कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कहां तक सच साबित हो सकते हैं ये दावे, और क्या फडणवीस सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं इससे? आराधना, 1 मई को महाराष्ट्र का स्थापना दिवस है, और उसी दिन महाराष्ट्र गौरव दिवस के नाम पर अजित पवार एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के जितने भी माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री रहे हैं उन सभी का सम्मान किया जाएगा। तो उसमें बहुत जितने मुख्यमंत्री जीवित हैं वो सभी शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे भी आएंगे, और पृथ्वीराज चव्हाण भी आएंगे, और तमाम और आएंगे। शरद पवार भी महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उनका एक और रिश्ता है, और वो है अजित पवार के चाचा होने का, और अजित पवार ने उन्हें भी इन्वाइट किया है। अब बाकी सीएम आएंगे, वो शिरकत करेंगे इस कार्यक्रम में, उनका सम्मान होगा, वो तो एक अलग खबर है। लेकिन अब सुगबुगाहट इस बात को लेकर तेज हो गई आराधना कि अजित पवार ने अपने चाचा को इनवाइट किया है, और अगर उनका सम्मान होता है, अजित पवार अपने हाथों से अपने चाचा का सम्मान करते हैं, तो ये पहली बार होगा जब सार्वजनिक पब्लिकली अजित पवार अपने चाचा का सम्मान करेंगे। आप याद कीजिए आराधना, अभी हाल ही में अजित पवार का ही बयान सामने आया था कि मेरे लिए मेरे चाचा शरद पवार भगवान के समान है। और इस बीच महायुति में खटपट की खबरें भी लगातार सामने आती रही हैं, जिसको विपक्ष जोर शोर से उठाता रहा है, और उसका यही कहना था कि कहीं ना कहीं जो है महाराष्ट्र की महायुति सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है, और उसने लोगों को मायूस करने का काम किया है। जिस ढोल नगाड़े को पीटकर वो सरकार में आई थी, अब सारे उसके वादे खोखले नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अजित पवार इसको लेकर भी अपने गठबंधन से मायूस नजर आ रहे हैं कि जो बीजेपी ने जो वादा किया था वो कहीं ना कहीं उससे पीछे हटती नजर आ रही है। और उससे लाडकी बहन योजना अजित पवार ने ही विधानसभा में पेश किया था इसका प्रस्ताव। जी, और अब देखिए, अगर लाडकी बहन योजना
कि जो लाभार्थी महिलाएं उनको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर अजित पवार अभी भी हाथ थामे रहते हैं इस गठबंधन का, महायुति का, तो उससे अजित पवार की पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंचता हुआ दिखता है आराधना। तो इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं अब अंदर ही अंदर खाने कोई खिचड़ी पक रही हो और जो चाचा भतीजा हैं वो एक साथ आने की तैयारी में हो। अब 1 मई को क्या मंजर दिखेगा, ये तो 1 मई को जब कार्यक्रम में दोनों ही शिरकत करेंगे मंच पर और उनका सम्मान होगा शरद पवार का, तो देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये अजित पवार नाराज चल रहे हैं महायुति से और बहुत जल्द महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है और ये उसी के संकेत मिल रहे हैं। तो अब देखना होगा 1 मई को शरद पवार और अजित पवार जब एक ही मंच पे आते हैं चाचा भतीजा, तो इनके बीच में कौन सा प्रेम देखने को मिलता है। और सवाल ये भी आराधना कि क्या जो एनसीपी में टूट हो गई थी और 2 अलग अलग पार्टियां बन गई थी एक इस तरफ और उस तरफ, क्या वो दोनों पार्टियां एक हो जाएंगी? जी बिल्कुल, ना सिर्फ एनसीपी बल्कि शिवसेना गुट के भी एकजुट होने की चर्चाएं सामने आ रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना ब्रदर्स लगातार इस तरह के संकेत दिख रहे हैं कि दोनों एक साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या कोई बदलाव होने वाला है, इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी और आपको भी हम इन सब से रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया यश सभी जानकारियों के लिए, और आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।